Drop it. First of all, thank all of you for the very precious response. अरिथमेटिक का ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू रेशियो बताया था, उसमें मैंने आपको जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस किया था। ये जो सेकंड सेशन है, इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है और उससे मिलता जुलता मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो पीछे का जो सेशन था उसमें जो भी आपकी एंट्री केसेस थी, जो भी प्रॉब्लम था, वो पूरी तरह से डिस्कस हो जाएगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। बाकी मैं टेलीग्राम पे इसका असाइनमेंट भी पोस्ट कर दूंगा जो आप सॉल्व कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी डाउट होता है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आप सभी के पास होगा, मैंने दे रखा है, उस पर आप शेयर कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तीनों क्वेश्चन को बढ़िया से अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो, जो मैंने आपको बताया था कि रेशियो को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, या किसी भी 6 या 7 क्लास के बच्चे को अगर आप डिस्कस करोगे रेशियो और साथ में फ्रैक्शन, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि फ्रैक्शन क्या है और रेशियो क्या है। तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया। ये 2019 एसएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि आप क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल टू की साइन है, देयर आर टू और मोर देन टू रिलेशन विद इक्वल टू साइन, यानी ये इक्वेशनल फॉर्म में है, तो आपको मैंने रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए ये बताया था। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, ध्यान देंगे कि अगर किसी भी चीज का, जैसे ए का हमें रेशियो निकालना, बी का रेशियो निकालना और सी का रेशियो निकालना, तो ए का यहाँ पे मल्टीप्लायर जो है, यानी जो भी नंबर या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही है वो उसके नीचे अगर रखेंगे तो वो रेशियो का फॉर्म कहलाता है, उसके नीचे रखेंगे तो रेशियो का फॉर्म कहलाता है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे a के नीचे हम लिख सकते हैं 5/4। क्यों भाई? क्योंकि ये मल्टीप्लाई था 4/5, जिसको हम रेसिप्रोकेट यानी उल्टा करेंगे तो ये लिख देंगे 5/4। उसी तरह 3 into b है तो b के नीचे हम लिख सकते हैं 1/3 और सिमिलरली c के नीचे लिख सकते हैं 3/2। अब ये जो फॉर्म है, यहाँ से हम इम्प्लीकेट यानी निष्कर्ष हमारा ये निकलेगा कि a, b और c का जो रेशियो होगा वो 5/4:1/3:3/2। अब यहाँ से ये जो चीजें हैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता दे रहा हूं कि वी विल नॉट रिप्रेजेंट द रेशियो इन फ्रैक्शनल फॉर्म। यानी कहने का मतलब कि अनुपात को कभी भी भिन्नों के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। तो भिन्नों के रूप में अगर हमारे पास है तो उसका कन्वर्जन करेंगे, और कन्वर्जन का एक सिंपल तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी जो हर है उसके एलसीएम को लेंगे। तो अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे किसका किसका लेंगे, 4, 3 और 2 का, जो कि हमारा कितना आएगा 12, और 12 से रेशियो के हर एक टर्म को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई किया जाए 5/4 को 12 से,
फिर 1/3 को 12 से और फिर 3/2 को 12 से। इसका फायदा ये होगा कि हमारे ये जो भी रिजल्ट आएंगे वो इंटीग्रल फॉर्म में आएंगे, यानी पूर्णांकों में आएंगे। तो आई मीन टू से दैट ये 15, 4 और 6 तिया क्या हो गया 18। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा A:B:C is equal to 15:4:18। और ये पिछले 2019 का जो CGL हुआ था SSC का, उसमें हर एक सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो ये आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से सीख लेंगे, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मेरी अपनी खोज है और इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट पे है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन है। आपको x:y:z दिया गया है 3, 4 और 5। मैंने आपको रेशियो में ये बताया था कि अगर रेशियो का फॉर्मेशन दिया गया है, यानी कोई भी चीज अनुपात में व्यक्त की गई है, तो आप उसे उसकी इकाई में मान सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि x 3 यूनिट है, y 4 यूनिट है और z हमारा क्या है 5 यूनिट है। और हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए वो क्या चाहिए भैया, x/y is to y/z is to z/x। अब यहां से आपको करना क्या है, जो इसकी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे। तो ये 3/4 हो जाएगा, अगला 4/5 और फिर उसके बाद 5/3। बट ये जो फॉर्म है ये फ्रैक्शनल फॉर्म है अगेन। तो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 5 और 3, चूंकि सारे नंबर डिफरेंट हैं तो इसका नंबर आपका एलसीएम जो होगा इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट कितना होगा 60। और 60 से अगर हम इसको गुना करें, यानी 3/4 into 60, 4/5 into 60 और 5/3 into 60। दैट मीन्स ये 15 45, उसके बाद 12 चौका 48 और फिर 20 पंजे क्या हो जाएगा 100। अगर इसमें कोई ऐसा नंबर होता जो सभी को डिवाइड करे तो हम इसको और छोटा करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे नंबर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा वो यही हो जाएगा। इसमें x/y, y/z और z/x का रेशियो होगा 45:48:100। थर्ड क्वेश्चन मैंने रेड से जानबूझकर किया है, इसलिए क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल से 3 या 4 बार रिपीटेड है एसएससी के द्वारा। और इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ अलजेब्रा की भी रिकवरी यानी रिकैप्चुलेशन होगी आपकी। तो आप ये देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a + b + c = 1 और ab, bc और ca = है 1/3 और हमें बताना है a:b:c। तो अभी फिलहाल मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, और जब भी ऐसा कोई भी दो रिलेशन आपके पास है जो 3 टर्म को लेकर है, a, b और c और a, b, b, c और c, a को लेकर है, तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि a + b + c को अगर हम एक्सपैंड करेंगे स्क्वायर के साथ तो क्या लिख देंगे भैया, a² + b² + c² + twice of ab + bc और +c। इस क्वेश्चन के लिए ये बात ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो चीज ये दो रिलेशन है, इस प्रकार का अगर कोई भी दो रिलेशन आएगा तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको अलजेब्रा में मैंने ये बातें बताई है। अब यहाँ से आप देखो कि ये वैल्यूज अगर रखते हम a + b + c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर और a² + b² + c² इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है, प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca बराबर हमारा गिवन है 1/3। तो बाबू ये 2/3 हो जाएगा और ये 2/3 इधर आके 1 में से माइनस होगा, तो हमारे पास केवल बचेगा a² + b² + c², जिसको मैंने बाएं साइड लिख दिया, और ये जो 2/3 है 1 में से माइनस होगा तो बचेगा क्या 1/3। अब आप देखें a² + b² + c² 1/3 के बराबर है, और क्वेश्चन में
AB प्लस BC प्लस CA भी किसके बराबर है 1/3 के बराबर है, ये गिवन है, मैंने लिख दिया। तो इन दोनों कंडीशनों से आपका निष्कर्ष ये निकला कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर है किसके AB प्लस BC प्लस C। तो इस कंडीशन पे आपको अलजेब्रा का स्पेशल केस मैंने दिया था, बताया होगा आपको, कुछ रोचक तथ्य के नाम से मेरा वो वीडियो है, वो आप जरूर देख लेंगे। और इसके बेसिस पे अगर ये कंडीशन होगा तो आप इसको लिखेंगे क्या कि a इक्वल टू b इक्वल टू c। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और अगर a, b और c तीनों वैल्यूज बराबर हो जाए तो अगर हम रेशियो में उसको लिखेंगे तो a/b/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1:1:1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सेक्शन है इसमें ये दोनों रिलेशन को देख के आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, यहाँ से आप रिलेशन निकालेंगे a² प्लस b² प्लस c² जो कि बराबर होगा ab प्लस bc और ca के, और देन यहाँ इन दोनों रिजल्ट के इक्वल होने पे ये हमारा कंक्लूजन होता है। इस कंक्लूजन के बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि ab और c का जो रेशियो होगा वो 1:1:1 होगा। नाउ एक सेकंड मेथड मैं आपको बता दूं, ये जो मेथड है ये आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास थोड़ा टाइम कम है फिर भी हमें क्वेश्चन को करना है, यानी फ्लिकर, आप ऐसे बोल सकते हैं इसे कि ये फ्लिकर टाइप का बन सकता है। तो फ्लिकर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लिकर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नंबर अज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि a, b और c तीनों ही किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि 1/3 के ही बराबर क्यों लिया आपने। तो अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे 3 टर्म है और तीनों का सम किसके बराबर है 1 के बराबर है, और तीनों वैल्यूज इक्वल लिए जाए तो हर एक वैल्यू किसके बराबर होगी 1/3 के बराबर होगी। उसके बाद ये वैल्यू लेने के बाद आपको सेकंड रिलेशन को चेक करना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर हम ABC की वैल्यूज यहाँ पे रखें हैं, यानी 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 और प्लस 1/3 इंटू 1/3, क्या किया मैंने A, B और C तीनों के जगह पे 1/3 पुट किया, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इन सभी को जोड़ेंगे तो 3/9 जो कि हमें क्या देगा 1/3। इट मींस मेरा कहना ये है कि अगर हम A, B और C तीनों की वैल्यूज 1/3 के बराबर लें तो ये सेकंड कंडीशन को भी क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो यहाँ से हम डायरेक्टली कंक्लूड करेंगे कि a/b/c हमारा 1/3:1/3:1/3 तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 1:1:1। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये कभी ना कभी अगेन रिपीट होगा और ये हर एक एग्जाम में आ सकता है, नॉट फॉर एसएससी, ये हर एक एग्जाम में आ सकता है। और मैं आपको बार बार बता दूं ये बात कि मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, स्पेशली जो एसएससी का जो सिलेबस डिफाइन किया गया है एसएससी के द्वारा, उसमें एक बृहद रूप है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है इसका। और इसके फॉर्मेट पढ़ने के बाद, यानी ये पूरी चीज पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी एग्जाम आपका नहीं है ग्रेजुएट लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसे एग्जाम जो आपसे क्रैक नहीं होगा। आप बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स इसके थ्रू सीखेंगे और कहीं कहीं कम और कहीं ज्यादा, यही बस होता है। लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा बट कॉन्सेप्ट सारे क्या होंगे सेम होंगे। तो आप ये ध्यान रखें, मैंने आपको बताया कि ये एसएससी में पूछा गया है बट ये और भी किसी भी एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, याद रखेंगे, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टर के लिए है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है, और एक बार सीख लेने के बाद ये आपका हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न पहले देख लें, a/b+c है, फिर b/c+a है और आगे हमें पूछा गया है c/a+b। तो कहीं ना कहीं हमें a b c की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, बट दे आर गिवन इन द रेशियो। पहली चीज की रेशियो में अगर कोई चीज दी गई है तो वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और थोड़ा सा रीजनिंग लगाए हम लोग
तो इन तीनों रिलेशनों में ए, बी और सी मौजूद है। यानी अगर हम थोड़ा समझें इसको ऐसे कि अगर ए को 1 यूनिट है तो बी और सी को 3 यूनिट है, यानी कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ए, बी, सी तीनों को यहाँ पे टोटल कितना यूनिट मिल गया होगा, 4 यूनिट। उसी तरह अगर हम बी का यहाँ पे देखें सेकंड रिलेशन में, तो बी का 5 यूनिट है और सी और ए का मिलके कितना है, 7। यानी ए, बी, सी का अगर तीनों देखा जाए तो ये कितने के बराबर है, 12। अब आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझे कि आपके 3 फ्रेंड हैं और तीनों के जेब में आपने पैसे काउंट किए, तो आप किसी भी क्रम में काउंट करें, यानी किसी भी ऑर्डर में काउंट करें। यानी कहने का मतलब ये पहले ले लिया, बी और सी को एक साथ ले लिया, या बी पहले ले लिया, सी और ए को साथ ले लिया, तो सम ऑफ मनी विल बी ऑलवेज इक्वल। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फेल कर रहा है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी देखें तो यहाँ 4 है, और b प्लस सी प्लस ए देखें तो यहाँ पे क्या है, 12 है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस बात से निजात लेने के लिए, यानी टू गेट रीड ऑफ दिस सिचुएशन, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये अरिथमेटिक है भैया, अंकों का गेम है, अंक गणित इसे हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे अपने मन से या अपनी सद्बुद्धि से, जिसको मैं बोलता हूँ मैथमेटिकल सद्बुद्धि, तो मैथमेटिकल सद्बुद्धि से आप एक ऐसी वैल्यू ले लें जो आपको बंटवारा करने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या है, 12 यूनिट है। तो 4 और 12 का एलसीएम, तो 4 और 12 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12। अगर आप चाहते हैं तो 12 के अलावा 24 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वो आप करें, ठीक है। फिलहाल मैं जो काम कर रहा हूँ ये 12 पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं मान लूं भैया कि ए, बी और सी तीनों का सम किसके बराबर है, 12 के बराबर, तो ए, बी प्लस सी का जो रेशियो यहाँ पे दिया गया है 1:3, तो इससे a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे आप। a को यहाँ पे कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा, और अगर टोटल का हिस्सा देखा जाए तो कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा, जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं। यानी रेशियो को मैं यहाँ पे भिन्नों में बदल रहा हूँ। तो कैसे बदल रहा हूँ, a की हिस्सेदारी 1 रुपए की है, या 1 यूनिट की है, या 1 चॉकलेट की है, कुछ भी मान लें आप, और a, b, c तीनों की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे क्या है, 4। यानी अगर हम a का हिस्सा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a को मिला 1 हिस्सा कितने में से, 4 में से। लेकिन अभी हमने क्या सपोज किया था यहाँ पे कि a, b, c तीनों को हमने क्या मान लिया है, 12। तो अगर 4 में से 1 मिल रहा है तो 12 में से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन से a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कब, जब हम ये मानेंगे कि a, b और c तीनों के पास कितना है, 12। उसी तरह सेकंड रिलेशन में अगर आप देखें तो सेकंड रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है कि b:c प्लस a हमारे पास क्या दिया, 5:7। यानी कहने का मतलब अगर b की वैल्यू को दिखाया जाए तो b की वैल्यू 5 यूनिट है, कुल कितने में से, तो कुल यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो 5 और 7 कितना हो गया, 12। और लेकिन हमने भी टोटल कितना लिया है, 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5। अब आप देखें a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5। और चूंकि हमने a प्लस बी प्लस सी क्या ले रखा है, 12, तो a का यहाँ पे 3 आ रहा है, b की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 5। तो 5 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, 8। और c की वैल्यू फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4। ध्यान देना यहाँ पे तीनों की वैल्यू जोड़ के हमें क्या दिखाना है, 12। a का हमने निकाला था 3, b का हमने निकाला है 5, तो c का इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद आप आंसरिंग करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे भैया, c:a प्लस b बताना है। तो c:a प्लस b अगर लिखेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, और a प्लस b यानी a की वैल्यू हमारी कितनी है, 3, b की वैल्यू क्या है, 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा 4:8, जिसको आप छोटा करके हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो इस क्वेश्चन का कोर थिंग क्या था, कोर थिंग ये कि पहले तो सारे रिलेशनों में ये सभी मौजूद हैं, तीनों रिलेशन में ये सभी मौजूद हैं। दूसरी चीज ये कि हमें बंटवारे के हिसाब से चलना है
कि भैया टोटल यहाँ पे इसका कितना है और इसका कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम एक अज्यूम्ड नंबर मान लेंगे कि ए बी सी तीनों के पास हमारा कितना है 12 है। वो 12 हमने कैसे लिया है, तो 4 और 12 का एलसीएम लिया था। 4 और 12 का क्या लिया था, एलसीएम लिया था। सॉल्यूशन को बढ़िया से देखेंगे। सेकंड वाला थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, तो सेकंड वाला थोड़ा जल्दी करने के लिए आप थोड़ा ध्यान दें उस पर। क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और आपको बढ़िया से दिख भी रहा होगा। हाँ, दिखने की बात पे मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का आप लोगों का ये आया था कि सर थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी कमजोर पड़ रही है यानी वीक हो रहा है, तो लॉकडाउन के बाद थोड़ी फैसिलिटीज और मैं इसको ठीक कर लूंगा। अभी तो जो मेरे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं ना। कम टू द क्वेश्चन, m/n+p हमारा 2:5 है, 2:3 है और n/m+p हमारा 1:6 है। यानी टोटल यहाँ पे कितना है भैया 5 और यहाँ पे टोटल कितना है 7। 5 और 7 का एलसीएम लिया जाए और इसको ऐसे मान लें कि लेट m+n+p हमारा 5 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 35। क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग हैं तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m+n+p हमारा मान लिया 35। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू पहले कंडीशन से क्या होगा, 2 हिस्सा है कुल कितने में से 5 में से, लेकिन यहाँ टोटल हमने 35 लिया है तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 40। उसी तरह सेकंड रिलेशन जो हमारा है उससे हम n की वैल्यू निकालेंगे। n हमारा कितने के बराबर है 1 आउट ऑफ कितना, तो 7 और टोटल हमारा कितना लिया गया था 35। इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। m आपका 14 हो गया, n आपकी क्या हो गई 5 हो गई। तो अगर आप यहीं से झट से निकालें कि भैया m हमारा 14 हो गया, n हमारी क्या होगी 5, 14 और 5 19। 19 को अगर हम घटाएंगे 35 में से तो ये 35 में से 19 घटेगा तो p की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 16। इन तीनों को जोड़ के 35 हो रहा है, आप देख लेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, p/m+n की वैल्यू बतानी है। तो झट से आप आंसर करेंगे। p हमारे पास कितने का आ गया भैया 16 और m+n अगर करेंगे तो 14 + 5 यानी क्या हो गया 19। यानी दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी आय का अनुपात यानी इनकम का अनुपात दिया गया है 2:3 और उनके खर्च यानी एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो कितना है 1:2। और एक थर्ड रिलेशन दी गई है कि B के खर्च का 90% A के आय के बराबर है। B के खर्च का 90% A के आय के बराबर है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनकी सेविंग्स यानी इनके बचत का रेशियो क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखें A और B का इनकम 2 और 3 यूनिट है, एक्सपेंडिचर का जो यूनिट है वो 1:2 है। अब ये ध्यान रखेंगे कि इसकी जो एक इकाई की मात्रा होगी और इसकी जो एक इकाई की मात्रा होगी वो दोनों अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि रेशियो अलग अलग दिया गया है। अगर रेशियो अलग अलग दिया गया है तो इसका मतलब उनका यूनिट की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी अलग अलग होगी। तो अभी फिलहाल अरिथमेटिकली अगर इसको देखा जाए, इस रिलेशन को, थर्ड रिलेशन को आप पहले उठा लें कि इनकम ऑफ ए जो है यानी ए का आय, जिसको मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज कर रहा हूँ। इनकम ऑफ ए 90% है किसका, एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब यहां से आप देखें एक रिलेशन आपके पास आएगा ए की आय और बी के खर्च का। 90% है तो 90/100 लिख देंगे, जिसको हम और सॉल्व करें तो 9/10 हो गया। यानी कहने का मतलब ए की आय को 9 यूनिट मान सकते हैं आप और बी के खर्च को क्या मान सकते हैं 10 मान सकते हैं। चलो अब आगे के रिलेशन को यूज करना है। तो अब यहाँ पे देखें इनकम भैया, तो इनकम किसका किसका, ए का और बी का। ए का कितना यूनिट है 2 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका कितना यूनिट लिया है 9, मान लिया कि 9 रुपया। अब ये 9 रुपया यहाँ पे 2 यूनिट के बराबर है, ठीक है। और बी की जो हमारी आय है वो कितनी है 3 यूनिट। तो 2 यूनिट आपका 9 रुपए अगर हम मान लेते हैं
तो 1 यूनिट हमारा कैसे लिखा जाएगा, 9 रुपए को किससे भाग देंगे, 2 से। लेकिन हमें निकालना क्या है, 3 यूनिट। क्यों, क्योंकि 3 यूनिट किसकी आय है, बी की, तो इसलिए 3 से इसको गुना करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे पहले मैंने इस रिलेशन से इनकम ऑफ ए यानी ए की आय और एक्सपेंडिचर ऑफ बी यानी बी का खर्च का रेशियो निकाला। क्या निकाला, 9:10 भी बोल सकते हैं या 9/10 भी बोल सकते हैं। और मैंने मान लिया यहाँ पे कि ए की आय यहाँ पे 9 रुपया है। ये जो 9 रुपया है वो कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट होगा, चूंकि ए की आय का जो यूनिट हमें दिया गया है वो 2 यूनिट दिया गया है। तो 2 यूनिट्स आपके कितने के बराबर है, 9 रुपए के। 1 यूनिट निकालने के लिए 9 रुपए को 2 से भाग देंगे और चूंकि बी की आय 3 यूनिट है तो 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 27/2 रुपए। यानी ए की आय अगर 9 रुपए है तो बी की आय 27/2 रुपए है। अब एक्सपेंडिचर की बात करें यानी खर्च की बात करें तो एक्सपेंडिचर भैया ए का हमारा है 1 यूनिट और बी का हमारा क्या है, 10 यूनिट। अब इधर का जो हमारा रिलेशन था कि बी की आय हमें बताई जा रही है 10 रुपए, तो ये जो 10 रुपया है एक्सपेंडिचर के हिसाब से 2 यूनिट होगा। ध्यान देना, यानी 2 यूनिट्स आपका 10 रुपए के बराबर है। तो अगर हमें ए का निकालना, ए का कितना है 1 यूनिट, तो 2 यूनिट से 1 यूनिट निकालने के लिए 10 रुपए को 2 से भाग देंगे। इसका मतलब ए की जो एक्सपेंडिचर है वो कितने रुपए आ जाएगी, 5 रुपए। फिर से ध्यान से, पहले इनकम का सॉल्व किया, फिर मैंने किसका सॉल्व किया, एक्सपेंडिचर का। इनकम यहाँ पे ए का 9 रुपए था, 9 रुपए क्वेश्चन के मुताबिक 2 यूनिट होगी और बी की जो आय है वो 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट के लिए पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 3 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन है यानी खर्च का जो रिलेशन है उसमें बी का खर्च हमने लिया है 10 रुपए, तो 10 रुपए रेशियो के हिसाब से 2 यूनिट हुआ। तो 2 यूनिट अगर 10 रुपए के बराबर है, ए का जो खर्च है वो 1 यूनिट है, यानी 1 यूनिट निकालना यानी 5 रुपए। अब हमें बताना क्या है, सेविंग्स। तो सेविंग्स कैसे लिखते हैं हम लोग, बचत कैसे बताएंगे, बचत बराबर क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर किया जाए तो अब सेविंग्स का रेशियो अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिख देंगे भैया, ए की सेविंग्स कैसे निकालेंगे, 9 में से 5 रुपया खर्चा किया तो 4 रुपए बचाया होगा। ध्यान देना यहाँ पे ए 9 रुपए कमाता है, खर्च कितना करता है 5 रुपए, यानी बचाएगा कितना, 9 में से 5 घटाएंगे 4 रुपए। बी का 27/2 रुपए है इनकम और खर्च कितना है 10 रुपए, तो 27/2 को हम लिख सकते हैं कितना, 13.5 लिख सकते हैं। तो 13.5 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3.5 और फिर आगे इसको रेशियो में अगर कन्वर्ट किया जाए, पॉइंट अगर हम हटा दें तो यहाँ पे आ गया 10, ये 7 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, यानी सेविंग्स का जो हमारा रेशियो होगा वो 8:7। बढ़िया से ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए डिस्कस किया कि रेशियो क्या है और कैसे यूज करना है ये आप सीख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि रेशियो आपको मैंने पहले भी बताया कि अरिथमेटिक को पढ़ने के लिए रेशियो, फ्रैक्शन या परसेंटेज, ये 3 चीजें होती हैं जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं। और पूरे अंक गणित में केवल संख्याओं के कंपैरिजन या उससे रिलेटेड चीजों का ही क्वेश्चन आता है कि कौन किससे कितना अधिक है, कितना ज्यादा है, कितना कम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व किया होगा किसी भी एग्जाम का तो आपने जरूर देखा होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है इंग्लिश में, हिंदी में आप समझ लें इस बात को। एबीसी की कुल आय जो है 6,660 रुपए है, उसमें से ए अपनी आय का 80%, बी अपनी आय का 85% और सी अपनी आय का 75% खर्च करता है। खर्च करने के बाद उनकी बचत का अनुपात हमें दिया गया है 7:6:9। तो इसमें हमारे से पूछा गया है कि बी की आय क्या है। वैसे आय आप ए का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं ना। तो थोड़ा सा इसमें परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है,
कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज हमें ये बताता है कि कोई भी चीज एनी क्वांटिटी, जैसे मैं एनी क्वांटिटी का मतलब आपकी पॉकेट मनी, मेरी सैलरी या मेरी पॉकेट मनी या आपके फादर की इनकम या मदर की इनकम, जो भी है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। यानी कहने का मतलब ए की आय अपने आप में 100% है, बी की आय अपने आप में 100% है और सी की आय अपने आप में 100% है। तो अगर 100% उनकी आय है और उन्होंने खर्च कितना किया है 80%, 85% और 75%, तो कहने का मतलब हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि ए अपनी आय का अगर 80% खर्च कर रहा है तो 20% उसके पास बच रहा होगा। उसी तरह बी अपनी आय का अगर 85% खर्च कर रहा है यानी 15% बच रहा होगा। और सिमिलरली सी अपनी आय का अगर 75% खर्च कर रहा है यानी 25% बच रहा है। और ये जो तीनों रिलेशन प्रतिशत में है वो हमें आगे जाके इस रिलेशन में दिया गया है कि इनकी जो सेविंग्स है उनका रेशियो 7, 6 और 9 है। यानी ये 7 यूनिट मान लेंगे, ये 6 यूनिट मान लेंगे और ये 9 यूनिट मान लेंगे। यूनिट का मतलब रुपए, डॉलर, कुछ भी मान सकते हैं, पैसा भी मान सकते हैं। तो 20% अगर 7 के बराबर है और अगर आपसे कोई ये कहे कि भैया उसकी टोटल इनकम क्या है यानी 100% क्या होगी, तो इनकम ऑफ ए आप लिख सकते हैं 7/20%। बस उसी तरह अगर इनकम ऑफ बी निकालना है, इनकम ऑफ बी का 15% 6 के बराबर है तो पूरी इनकम 6/15% और इनकम ऑफ सी यहाँ से आपकी आ जाएगी 9/25%। ये आप भली भांति समझ रहे होंगे कि अगर किसी भी चीज का कुछ प्रतिशत दिया गया है और पूरी राशि निकालनी है तो जितना परसेंटेज है उससे हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब चूंकि सारी चीजें परसेंटेज में है तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरी बात पे ध्यान देंगे, ज्यादा कन्वीनियंट ये होगा कि हम इसको रेशियो में लिखें। तो इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी और इनकम ऑफ सी अगर रेशियो में लिखा जाए तो 7/20% इस टू 6/15% और इस टू 9/25%। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि परसेंटेज में जो चीजें हैं कॉमन है, रेशियो में है तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सभी को 5% से काट दिया जाए नीचे वाले नंबर को तो 7/4 आएगा यहाँ पे। दूसरी जगह क्या आ जाएगा भैया, 6/3 आ जाएगा और तीसरी जगह 9/5 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो 7/4 is to 9/5। लेकिन अगेन ये अभी भी फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में हटाने का तरीका क्या बताया था मैंने, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे, 4 और 5 का। तो 4 और 5 का अगर एलसीएम लिया जाए, क्यों? क्योंकि 2 के नीचे यहाँ पे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम हमारा क्या होगा, 20। और अगर आप 20 से इसको गुना करें तो ये पूर्णांकों में बदलेगा, यानी 7/4 गुना 20, फिर 2 गुना 20 और फिर 9/5 गुना 20। इससे क्या बना हमारा, मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान देंगे इस पे। तो इनकम का जो रेशियो हमारा आ गया, 4 से ये कैंसिल होगा 5 बार, 7 पंजे 35। उसी तरह ये हो जाएगा 40 और ये आपकी क्या हो जाएगी 36। अब आप देखें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को काटे, यानी ये हमारा फाइनल रेशियो है। तो फाइनल रेशियो क्या क्या आया, 35, 40 और 36। 35 यूनिट किसका, ए का, 40 यूनिट किसका, बी का और सी का कितना हो गया 36 यूनिट। अब हमें इनकम ऑफ क्या निकालनी है, बी निकालनी है। तो बी का इनकम अगर हम भिन्न में लिखें, फ्रैक्शन में लिखें, तो बी को 40 हिस्सा मिल रहा है, ठीक है भैया, 40 हिस्सा मिल रहा है। लेकिन दिया हुआ क्या है, टोटल इनकम है, तो यहाँ भी हम टोटल देखेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे। तो अगर टोटल दिया है तो यहाँ भी टोटल लेंगे। अगर यहाँ पे टोटल किया जाए तो 30, 40, 70 और 30, 100 और 5, यानी 40 यूनिट मिल रहा है कुल कितने में से, 111 में से। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो टोटल इनकम दी गई है वो कितनी दी गई है, 6660। अब यहाँ से आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 बार में कटेगा, यानी बी भाई साहब की जो इनकम होगी वो कितने रुपए होगी, 2400। उसी तरह अगर आपको ए का इनकम निकालना है
तो एक ही इनकम के लिए आप क्या लेंगे, 35 हिस्सा लेंगे। टोटल कितने में से, तो फिर टोटल करेंगे 111 में से, और वहां पे टोटल आपका कितना दिया गया, 6660। आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस देख लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा के किसी एक सेक्शन में इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। फिर से आप देख लेंगे, ये रेशियो में भी आता है। दो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो का मतलब जीरो से हटके कोई संख्या है, शून्येतर संख्या इसे कहते हैं, उनके डिफरेंस यानी अंतर, सम यानी योग, और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, इनका अनुपात यानी अंतर, योग और गुणनफल का अनुपात दिया गया है 1:5:6। और हमें ये बताना है कि आप इसका सम बता दें। वैसे सम भी आप निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं बताया गया है, तो थोड़ा सा बेसिक के लिए मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ कि जो दो नंबर हमारे हैं वो क्या है, a और b, जो जीरो से हटके कोई नंबर है। तो इसका मतलब a माइनस b, a प्लस b और a इंटू b का जो अनुपात दिया गया है 1:5:36। ये बस समझने के लिए है, ये आपको माइंड में लिखना है। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ माइंड वर्क। ट्रिक यही बनती है, अगर आप आधा से ज्यादा काम यानी 50% से ज्यादा काम अगर माइंड में करते हैं, इट मींस यू आर बिकमिंग ट्रिकी। ट्रिकी इन द सेंस आप बहुत सारी चीज मैनिपुलेट अपने माइंड में कर रहे हैं ना। अब हमें बताना है a प्लस b की वैल्यू। मैंने आपको ये बताया कि रेशियो में अगर कोई चीज दी गई है तो वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होता तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, a प्लस b इक्वल टू 5, बट ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हमें जरूर कुछ ना कुछ अनदर वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि अगर कोई चीज रेशियो में दी गई है तो उसे या तो आप यूनिट मान लेंगे, या मैंने आपको कहा था कि अगर अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे यानी यूजिंग टेक्निक्स ऑफ अलजेब्रा, तो आप a माइनस b को क्या मान लें, 1 यूनिट के जगह पे k यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हम मान लेते हैं k, a प्लस b की वैल्यू 5 यूनिट है यानी 5k, और a इंटू b की जो वैल्यू है 36 है यूनिट, तो 36k। यानी या तो आप यूनिट में लेके चले या स्टार्टिंग के लिए आप इसे k में लेके चले। और जब कभी भी आप किसी बच्चे को समझाएंगे तो k के टर्म्स में ही समझाना है आपको ना। अब बात यहाँ पे जो है कि हमें k क्या है ये नहीं मालूम है, तो k को एलिमिनेट करना होगा, और उसके लिए अलजेब्रा में बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है। a प्लस b के स्क्वायर में अगर a माइनस b का स्क्वायर घटा दें तो ये किसके बराबर होती है, 4ab। और इस आइडेंटिटी को आप यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, a प्लस b के जगह पे 5k है तो 5k का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद a माइनस b k है तो k का स्क्वायर करेंगे, और 4a इंटू b हमारा 36k है तो 36k। अब यहाँ से देखिए आप 25k स्क्वायर में से k स्क्वायर घटेगा तो 24k स्क्वायर होगा, और ये 36 चौका 144 इंटू k। एक k से यहाँ वाला k कैंसिल हो जाएगा, और k की वैल्यू 144/24, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या आ जाएगा, 6। यानी k यानी एक यूनिट की जो वैल्यू हमारी है वो किसके बराबर है, 6k। अब हमारे से क्या पूछा गया था, सम किसके बराबर है, 5k या 5 यूनिट, और k या यूनिट की वैल्यू हमारी 6 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि भैया प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट हमारा कितने यूनिट के बराबर है, 36 यूनिट या 36k, और k की वैल्यू आपकी कितनी है, 6, तो 36 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 216। अगर आप चाहें तो यहाँ से नंबर भी निकाल सकते हैं। नंबर कैसे निकाल सकते हैं वो भी आप देख लें, a प्लस b 5 इंटू 6 यानी 30, और a माइनस b k यानी 6, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है। अगर a निकालना है तो दोनों को जोड़ के बाई 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और अगर b निकालना है तो दोनों को घटा के बाई 2 करेंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा 12, यानी b बराबर हमारी हो जाएगी 12, a बराबर हो जाएगा हमारा b बराबर 12 और a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12। तो ये रिलेशन आपको मेन ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किया ये ऑलमोस्ट टाइप्स हैं क्वेश्चंस पूछे जाने के।